नमस्कार साथियों, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इंडियन पॉलिटी का मेगा सीरीज़ का यह चौथा वीडियो है, यानी 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, आप सभी लोग वो तीनों वीडियो देख लीजिए। और मेरे अपने सभी साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि उन तीनों वीडियो के पीडीएफ आप सबको हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग की लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पूरी तरीके से फ्री है, ठीक है। ताकि क्या है कि आप जब भी रिवीजन करेंगे तो वो पीडीएफ आपके काम आएंगे, ठीक है साथियों। अब आपसे मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ वीडियो की शुरुआत करने से पहले। पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत जल्द इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज को लॉन्च करेंगे। तो अब वह समय आ गया है जब हम इंडियन ज्योग्राफी को भी हम अब लॉन्च करें, यानी अभी वर्तमान में आप भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था की मेगा सीरीज को पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस जोश को हम बनाए रखें और इसी उद्देश्य को देखते हुए मैं इंडियन ज्योग्राफी भी आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ। अब वह क्लास कितनी बजे हो, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितनी बजे वह क्लास हो, क्योंकि वर्तमान में अभी शाम को 6 बजे क्लास चल रही है हमारी पॉलिटी की। तो कुछ स्टूडेंट 6 बजे नहीं आ पा रहे हैं, घर के कामों की वजह से वह 6 बजे फ्री नहीं रहते हैं, मैंने उनसे जानकारी ली है। तो अब आप मुझे बताइए कि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास हम कितनी बजे से रखें, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर ये बताओ, ठीक है, ताकि आपकी सुविधा के अनुसार मैं टाइम फिक्स कर सकूं और उस टाइम पर हम वीडियो अपलोड करें और हम अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करें। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, कल का जो वीडियो था दोस्तों, उस कल के वीडियो पर व्यू कम है, यानी आपके द्वारा वीडियो को शेयर नहीं किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अगर वीडियो में ज़्यादा लोग होंगे, वीडियो को ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लाइक होंगे, ज़्यादा व्यू होंगे, प्लेटफॉर्म पर लोग ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आप मेरे लिए क्राउड लाओगे, आप भीड़ लेके आओगे, मैं आपके लिए उतने ही अच्छे क्वालिटी से भरे वीडियो बनाऊंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से करवाऊंगा। बस आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कंजूसी मत करो यार। लाइक करने में, शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखो, पूरी क्लास लो, ठीक है। आपके फायदे की चीज़ है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, और कोई पैसा नहीं लग रहा है। घर बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है अभी, इस लॉकडाउन का सदुपयोग करो, तैयारी करो, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छे से हो जानी चाहिए, ठीक है। जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और जब हमारी ज़िंदगी सामान्य रूप से चलने लगेगी, तब हमारे पास समय ही नहीं होगा, और वर्तमान में समय है, इस समय का सदुपयोग करो। तो अब आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को पहुंचाओ और वीडियो को देखने के लिए बोलो, ठीक है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करो, ठीक है साथियों। चले, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज्योग्राफी की क्लास हम कितनी बजे से शुरू करें। बहुत जल्द दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के लाइव क्लास भी शुरू होने वाली हैं, उसके ऊपर भी कार्य शुरू हो गया है, ठीक है। कुछ ही दिनों में वह भी आपके सामने शुरू हो जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। एक बात और दोस्तों, आप है ना, आपको जैसे कि कोई टॉपिक है, कोई हॉट टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट में वो उस टॉपिक के बारे में भी बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक XYZ, कोई भी करंट का टॉपिक हो, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, ठीक है। कुछ भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं उसको समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर तुरंत वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बस आप मुझे कमेंट्स करके बता दो।
ठीक है साथियों, चले जी क्लास शुरू करने से पहले जो मेरे नए साथी हैं वो जो मेरे पुराने साथी हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा ओशन दोस्तों यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्जाम होती है उन सबकी प्रिपरेशन बड़ी ही गुणवत्ता के साथ करवाता है। आपका साथ ऐसा बना रहे इसलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज की लिंक पर जाकर आप हमारे शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा। इसकी लिंक आप सबको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। और हमारा जो ब्लॉग है शिक्षा ओशन का उस पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, इसकी लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे इस ब्लॉग पर हम जो वीडियो बना रहे हैं उन सब वीडियो के पीडीएफ मौजूद है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए तो आप ज़रूर हमारे ब्लॉग पर विजिट कीजिएगा। तो मेरे साथियों, आप सबको ज्ञात है कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 200 प्लस क्वेश्चन की मेगा सीरीज को पढ़ रहे हैं और जिसके तहत यह चौथा वीडियो है, यानी 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके थे जिसमें से हम 60 क्वेश्चन को 200 में से 60 क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 60 से आगे। ठीक है, आज हम 20 क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करेंगे, यानी यह जो क्लास रहेगी ये 80 क्वेश्चन तक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दो और क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों। चले मेरे साथियों, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और मेगा सीरीज का 61वां क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप सभी लोग देखिएगा, पढ़िएगा। क्वेश्चन की साइज पर जाकर आप उस साइज से डरिएगा मत। क्वेश्चन बड़ा है, डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोई भी डाउट आता है तो निसंदेह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न है, पार्टी पावर मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, यहाँ तक अपन समझते हैं, ये कहा जा रहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी मंत्री हैं जो कि पावर में हैं, ठीक है, यानी पावर में यानी सत्ता में हैं, ठीक है, मंत्री या फिर अन्य अधिकारी हैं, उनके लिए भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा आचार संहिता के अनुसार, ठीक है, आप सबको ज्ञात है दोस्तों, जब जब चुनाव आते हैं तब तक केंद्रीय चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा करता है। और आप सभी लोग इस शब्द से बखूबी रूबरू हैं। आपको पता है कि ये आचार संहिता क्या होती है। तो आचार संहिता के अनुसार किस समय से विवेकाधीन निधि से अनुदान भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ज्ञात है ना कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं, मंत्री होते हैं या अन्य कोई अधिकारी होते हैं, वे अपनी ओर से फंड देते हैं। यानी आपने देखा होगा ना, किसी एनजीओ में पैसा दिया या फिर कोई योजना लॉन्च कर दी, उसके माध्यम से पैसा दे रहे हैं। और जब भी चुनाव होते हैं तब राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, और राजनीतिक जो उम्मीदवार होते हैं वह जनता को बहलाने के लिए अनेकों प्रावधान उनके सामने लेके आते हैं, जैसे कि प्रलोभन लेके आते हैं, उनको पैसा देने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उनको योजनाओं के माध्यम से आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो अनेकों कोशिश करते हैं वो अपने एंड पर, उनके अनुसार वो पैसा देते हैं। तो प्रश्न यही है कि वह जो राजनीतिक दल हैं, मंत्री हैं या अन्य अधिकारी हैं, वे जब चुनाव के दौरान अपने एंड पर जब योजनाओं में पैसा देते हैं तो वह पैसा या योजना को कब बंद करेंगे चुनाव आयोग के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन है चुनाव शुरू होने से 24 घंटे पहले बंद करेंगे। दूसरा, आयोग के द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई, यानी चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया कि इस तारीख से इस समय से चुनाव होंगे, उस समय से चुनाव शुरू होने से 36 घंटे पहले या चुनाव शुरू होने से
48 घंटे पहले। तो कब वह आपकी पैसा देना या योजनाओं को प्रलोभन देना बंद करेंगे, कब बंद करेंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा किए जाने पर। यहीं से आपके वह प्रलोभन देना बंद कर देते हैं, ठीक है, अनुचित हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 61 का राइट आंसर बी वाला है। क्लियर मेरे साथियों? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 62। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों, प्रश्न क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार मतदान के करीब तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले खालिस्तान घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार कहता आया हूं और एक बार पुनः यही कहूंगा कि यूपीएससी में और एमपीपीएससी में क्वेश्चन की साइज बड़ी होती है और बच्चा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन की प्रकृति को भूल जाता है। वो जानबूझकर यह संस्थाएं ऐसे ही क्वेश्चन डालती हैं ताकि क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो। आपको क्वेश्चन की बड़ी साइज से डरना नहीं है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमें जानकारी देता है और थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन हमारे लिए प्रश्न पूछ रहा है। कैसे, जरा सुनो। देखो, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दल, पार्टियां और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए एक आचार संहिता, ठीक है। देखो यहां तक तो पुनः प्रश्न कहाँ है, यहां तक तो जानकारी है कि जो चुनाव आयोग होता है वो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए एक आचार संहिता लेके आता है, ठीक है। उसके अनुसार वे मतदान के करीब तय किए घंटे, यानी कब आपका वोट होगा, ठीक है, वोटिंग कब होने वाली है, के साथ समाप्त होने वाले घंटे की अवधि के दौरान वह सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। यानी कितने समय पहले, चुनाव के कितने समय पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार आपके रैली नहीं कर सकता है। तो क्या वे घंटे चुनाव से 12 घंटे पहले या चुनाव के 24 घंटे पहले या चुनाव के 36 घंटे पहले या चुनाव के 48 घंटे पहले? तो दोस्तों राइट आंसर डी वाला, यानी 48 घंटे पूर्व से कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार आपका क्या नहीं कर सकता है, कोई राजनीतिक रैली नहीं कर सकता, नहीं कोई मीटिंग कर सकता है। क्लियर मेरे साथियों? अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 63 की। भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण, प्रश्न क्या है? भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण, इसका मतलब होता है दोस्तों ट्राई, TRAI, यानी आपका टेलीकॉम रेगुलेटिंग एक्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की स्थापना कब हुई थी, यानी किस कानून के तहत आपके दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की स्थापना की गई थी। और ये जो ट्राई है ना दोस्तों, ये जितने भी आपके दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन, जस्ट लाइक आपके मोबाइल टावर हो गए, मोबाइल सिग्नल्स हो गए, टीवी टावर हो गए, टीवी सिग्नल्स हो गए, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन की जो आपके संचार के जो जो साधन हैं, उन सभी साधनों को रेगुलेट करने का कार्य करता है। कौन करता है? ट्राई। और आप लोगों ने ट्राई का नाम सुना भी होगा। आप जब टीवी देखते हैं तो एक वार्निंग चलती थी ना कि ट्राई के नियम अनुसार सेट टॉप बॉक्स लगाओ वरना आपके चैनल बंद कर दिए जाएंगे। ट्राई समझ गए ना, वो ट्राई होता है, ठीक है। अब ये ट्राई कब बना था, ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो पहली चीज तो यह है कि ट्राई एक कानून है, भारतीय संसद द्वारा बना कानून है, ठीक है। तो ऑप्शन हीरा देखो, कानून द्वारा संसद, ठीक है। 1997 में आपके कानून बनाया था भारतीय संसद ने,
ठीक है, तत्पश्चात जाकर इसकी स्थापना हुई थी। तो प्रश्न क्रमांक 63 का राइट आंसर सी वाला। क्लियर साथियों? चले मेरे दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न एक व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। आप सभी लोगों ने वित्त मंत्रालय का नाम तो सुना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। अब उस फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो यह जो वित्त मंत्रालय है ये नई दिल्ली में स्थित है, किंतु जिस भवन में यह आपके वित्त मंत्रालय स्थित है उस भवन का नाम क्या है? ठीक है, उस भवन का नाम पूछा जा रहा है। क्या वह भवन पूर्वी ब्लॉक है, पश्चिमी ब्लॉक है, उत्तरी ब्लॉक है या दक्षिणी ब्लॉक है? वो कौन सा ब्लॉक है उस भवन का नाम? तो दोस्तों वह है उत्तरी ब्लॉक, यानी नॉर्थ ब्लॉक आपका इस खालिस्तान में आएगा। तो प्रश्न क्रमांक 64 का राइट आंसर हो गया सी वाला। क्लियर साथियों? अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 65। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक, यानी संविधान संशोधन विधेयक हमसे पूछा जा रहा है, नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? संविधान संशोधन पूछ रहे हैं, ठीक है, वो भी नागरिकों के सहकारी समितियों का गठन का। अब प्रश्न ये उठता है कि यह सहकारी समितियां होती क्या है? इंग्लिश में बोले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का तात्पर्य होता है लोगों का एक समूह जो आपस में लेन देन करके मदद करता है लोगों की, ठीक है, एक लोगों का समूह होता है जो आर्थिक रूप से मदद करता है लोगों की, वो भी लेन देन के माध्यम से। आप लोगों ने आपके शहरों में सहकारी समितियों का नाम सुना होगा, साख सहकारी समितियों का, ठीक है। तो यह एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी एक संसद ने एक संविधान संशोधन करके इसको घोषित कर दिया, ठीक है, कि यह इंसान का या नागरिक का एक मौलिक अधिकार होगा। अब प्रश्न क्या है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत इस सहकारी समितियों को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? क्या वह संविधान संशोधन आपका 110वां संविधान संशोधन था, 112वां संविधान संशोधन था, 111वां या 113वां? तो दोस्तों वह संविधान संशोधन था 111वां, ठीक है, राइट आंसर बी, जो कि आपका था वर्ष 2009 का। यानी कब था, कब आया था ये संविधान संशोधन? वर्ष 2009, ये याद रखिएगा। और इसी के तहत सहकारी समितियों का गठन हुआ और इसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। क्लियर मेरे साथियों? तो प्रश्न क्रमांक 65 का राइट आंसर हो गया बी वाला। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 66 पर। ध्यानपूर्वक आप प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी आज़ादी से पूर्व की बात है, और आज़ादी से पूर्व भारत के लिए कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए जाते थे, जिसमें से एक कानून बना था जिसका वर्ष था 1919 और उस कानून का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारत में द्विशासन के रूप में विभिन्न विषयों के क्षेत्र में विभिन्न द्विशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था, इसमें एक द्विशासन का कंसेप्ट लेके आए, एक सिस्टम लेके आए, जिसमें बताया गया कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। जो क्षेत्र, जो विषय हैं, वह कहाँ कहाँ आपके विभाजित किए जाएंगे, या फिर वह कौन से विषय हैं जो विभाजित किए जाएंगे। हम सबसे पहले द्विशासन का मतलब होता क्या है? द्विशासन का मतलब होता है दो शासन, नाम से पता चल रहा है दो शासन, एक केंद्र का शासन और एक प्रांतों का शासन, ठीक है, एक केंद्र का शासन और एक दूसरा होता है प्रांतों का शासन। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि केंद्र शासन और प्रांत शासन में कौन कौन से विषयों का विभाजन किया गया था। हमारा प्रश्न ये है, क्या वह विभाजन केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय का था? क्या वह विभाजन आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय का था? या वह विषय निहित विषय और अवशिष्ट विषय,
या सामान्य विषय और समवर्ती विषय था। तो दोस्तों वह विषय था आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, यानी ऐसे कुछ विषय जो आरक्षित कर दिए गए हैं आपके केंद्र के लिए, और कुछ ऐसे विषय हैं जो स्थानांतरित कर दिए गए हैं प्रांतों के लिए। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 66 का राइट आंसर है बी वाला। क्लियर साथियों, कौन सा? बी वाला इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 67। सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कौन सा एक कानून है जिस कानून का हिस्सा सेवा का अधिकार है। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, नागरिक चार्ट और शिकायत निवारक विधेयक, या सूचना का अधिकार अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेवा का जो अधिकार है यह हिस्सा है आपका सूचना के अधिकार के अधिनियम का। ठीक है, यानी आरटीआई का हिस्सा है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जिसका हिस्सा है सेवा का अधिकार, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि सूचना देना एक सेवा होती है। ठीक है, एक जन सेवा होती है। सेवा का अधिकार आपके किसके अंतर्गत आता है? सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। अच्छे से आप याद रखिएगा दोस्तों। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 68। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है, जबकि प्रश्न की प्रकृति अगर हम जान लेंगे तो इसका उत्तर हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। प्रश्न, राज्य और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। यानी ये प्रश्न ये कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में धन का बंटवारा वित्त आयोग करता है, और वित्त आयोग संविधान का एक हिस्सा है। तो प्रश्न ये है कि यह वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, आधे से ज्यादा तो जानकारी है, और प्रश्न हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल में वित्त आयोग का वर्णन है। ठीक है, तो आर्टिकल 265, 270, 274 या 280, तुरंत उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है 280। आर्टिकल 280 इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अगर अपन बात करें तो वर्तमान में वित्त आयोग हैं 15वें वित्त आयोग, जिनका नाम है एनके सिंह वर्तमान में आपके 15वें वित्त आयोग हैं, जिसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अनेकों बार न्यूज़पेपर और न्यूज़ का यह विषय रहता है। आपसपा पहली बार कहाँ लगाया गया? ठीक है, कहाँ लगाया गया वो बात में, ठीक है, लेकिन आपसपा होता क्या है इसके बारे में हम जानकारी ग्रहण करते हैं। आपसपा एक्चुअल क्या है? ठीक है, तो आपसपा एक कानून है। क्या है? एक कानून, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। यानी ए का मतलब होगा आर्म्ड, एफ का मतलब होता है फोर्सेस, एस का मतलब होता है स्पेशल, पी का मतलब होता है पावर, और ए का मतलब होता है एक्ट। एक्ट यानी कानून। ठीक है, तो आपसपा एक कानून है। अगर हिंदी में इसका पूरा नाम देखें तो सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून। क्या है हिंदी में इसका पूरा नाम? सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून। ठीक है, यह एक ऐसा कानून है जो भारतीय संसद ने पास किया है, पारित किया है, जो कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जो कि सेना होती हैं, उनको एक विशेष कानून प्रदान करती हैं शांति स्थापित करने के लिए। और आपको ज्ञात है दोस्तों, जहां पर आर्मी तैनात हो जाती है वहां पर आर्मी अपने अनुसार कानून को लगाती है, और कुछ हद तक मौलिक अधिकार आपके क्या हो जाते हैं? निलंबित या आपके संकुचित हो जाते हैं। तो अगर हम आपसपा कानून की हम बात करें तो आपसपा जो कानून है इसको पारित किया गया था दोस्तों
11 सितंबर, ठीक है, वर्ष था 1958। 11 सितंबर 1958 संसद में पारित किया गया था। क्यों? क्योंकि जब आपके उस वक्त पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, ठीक है, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, वहां पर उग्रवादी संगठनों की वजह से अशांति फैली हुई थी, अलगाववाद की वजह से अशांति फैली हुई थी। उस अशांति को शांति में बहाल करने के लिए संसद ने आर्मी को स्पेशल कानून या स्पेशल पावर दी थी, और वह पावर कहलाती है आपसपा कानून, ठीक है। और फिर 1958 में ही आपके उत्तर पूर्व के जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, ठीक है, उन पूर्वोत्तर राज्यों में इसको लागू कर दिया गया 1958। और यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो क्या इस प्रश्न का उत्तर 7 पूर्वोत्तर राज्य होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पहली बार तो नॉर्थ ईस्ट में ही लागू किया था। तो राइट आंसर आपका डी वाला जम्मू कश्मीर लगाना मत, गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तो 1990 में आपसपा कानून लगा था, ठीक है, पहली बार लगा था आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, ठीक है, 1958 को, जबकि आपके जम्मू कश्मीर में लगाया गया था 1990 में, ठीक। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है साथियों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 70 पर, ठीक है। आपको मजा आ रहा है ना पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं अब आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज को लॉन्च करने वाला हूं। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि वह मेगा सीरीज हम किस समय लॉन्च करें, यानी क्लास का टाइम कितनी बजे का हम रखें। आपके मतानुसार ही मैं समय फिक्स करूंगा, इसलिए जल्द से जल्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दो, ठीक है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 70 को देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची जो है संविधान की वह भाषाओं के बारे में वर्णन करती है, ठीक है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप मुझे बताओ, 5 सेकंड का समय देता हूं सिर्फ, कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि कितनी भाषाएं, 17 हैं, 19 से, 21 से, कि 22 से, तुरंत बताओ। तो बता दिया आप लोगों ने। अब इसका जो राइट आंसर है वह है 22, ठीक है। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, और उन 22 भाषाओं का नाम मैं बोलता हूं कि वो कौन कौन सी भाषा हैं, तो आप ध्यानपूर्वक उन भाषाओं का नाम सुनो, ठीक है, और चाहो तो नोट भी कर लेना। पहली है असमिया, असमिया, ठीक है, असम में जो बोलने वाली जो भाषा होती है असमिया, ठीक है। उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी, ठीक है। ये 22 भाषाओं का वर्णन आपके कहाँ किया गया है? आपके 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। चले अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 71। भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? ठीक है, भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? तो पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाती हैं। विधायिका का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संस्था जो नियम और कानून बनाए उसे विधायिका कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय विधायिका। और केंद्रीय विधायिका का नाम है संसद। केंद्रीय विधायिका का नाम क्या है? संसद। आइए ना बात समझ में। केंद्रीय विधायिका और विधायिका का मतलब क्या होता है? जो कानून बनाती है ऐसी संस्था को हम विधायिका कहते हैं, ठीक है। और केंद्रीय विधायिका का नाम है संसद। अब प्रश्न क्या है, दोनों में क्या अंतर है? पहला,
केंद्रीय विधायिका में लोकसभा राज्यसभा शामिल है, संसद में लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है, बिल्कुल सही कहा, ये शामिल है तो कोई अंतर नहीं है। केंद्रीय विधायिका में केवल लोकसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा में शामिल होती हैं, बिल्कुल सही कहा दोस्तों कि केंद्रीय विधायिका में आपके लोकसभा राज्यसभा के रूप में आपके दोनों सदन शामिल हैं। केंद्रीय विधायिका में लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, बिल्कुल, और इनमें से कोई अंतर नहीं। अरे मेरे साथियों, विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली संसद, ठीक है, और कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको हमने कहा है संसद। तो कोई अंतर थोड़ी है, दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, बस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बड़ा चढ़ा के बताए हुए हैं, बाकी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका राइट आंसर जो है वो क्या लगाओगे, डी वाला, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब चलते प्रश्न क्रमांक 72 पर। गोपनीयता के निहित अधिकार। गोपनीयता के निहित अधिकार का मतलब होता है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। गोपनीयता के अधिकार का मतलब राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ठीक है ना। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है, बिल्कुल सही कहा। जीवन जीने का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ है, उस राइट टू लाइफ में ही आपके राइट टू प्राइवेसी आती है, क्योंकि प्राइवेसी इंसानों के लिए होती है, न कि भूतों के लिए और न ही आपके जानवर और पशुओं के लिए होती है। राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का जो अधिकार होता है ये इंसानों के लिए होता है, और इंसान बखूबी डिफाइन किए गए हैं किसमें, जीवन जीने के अधिकार में, तो उसके अंतर्गत निहित है। तो प्रश्न ये है कि यह आर्टिकल कौन सा है, यानी किस आर्टिकल में आपके राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी के बारे में चर्चा की गई है। बहुत इजी प्रश्न है, इसका उत्तर भी मैं आप लोगों से चाहूंगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर बताएं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 73। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है, यानी खंडपीठ कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट तो न्यू दिल्ली में है, आप जरा मुझे बताओ तो इसका खंडपीठ कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट का कोई खंडपीठ है ही नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है, वो भी न्यू दिल्ली में स्थित है, कोई इसकी सर्किट बेंच नहीं है, ठीक है। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सब छलावा है, कुछ नहीं है, जबकि राइट आंसर इसमें से कोई नहीं है। तो 73 का राइट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न बड़ा है लेकिन प्रकृति बहुत छोटी है। प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार, यानी आर्टिकल हमसे पूछ रहा है, किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने के किसी अपराधी के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध के निलंबित या अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति है। यानी सुप्रीम प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान देता है, तो क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। और आपको सबको ज्ञात है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर सकते हैं, अपराध को आधा कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो वह क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के अनुसार है, तो दोस्तों वह आर्टिकल 72 है, ठीक है, आर्टिकल 72 है, याद रखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 74 का राइट आंसर 72 है, ठीक है साथियों। चले जी, अब प्रश्न क्रमांक 75। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है। प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम होती क्या है वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी एक योजना है, एक स्कीम है। इसके तहत जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, उन विद्यार्थी जब एमफिल या पीएचडी करते हैं तो इस योजना के तहत उनको फेलोशिप दी जाती है, यानी आर्थिक मदद उनको दी जाती है, रिसर्च के लिए उनको मदद की जाती है। जो अल्पसंख्यक के छात्र हैं उनको इस योजना के तहत फेलोशिप दी जाती है। क्लियर दोस्तों। तो अब प्रश्न क्या है कि किसके लिए है, तो मुस्लिम,
दोस्तों मुस्लिम आपके अल्पसंख्यक हैं, किंतु सिर्फ मुस्लिम ही अल्पसंख्यक नहीं है। मुस्लिम में बीपीएल परिवार ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके मुस्लिम में सभी अल्पसंख्यक आएंगे। फिर ये 5 जो आपको दिख रहा है ना, ये 5 नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये थोड़ा सी टाइपिंग करने में गलती हो गई थी ना। तो अल्पसंख्यकों में बीपीएल परिवार नहीं, अल्पसंख्यकों में सभी लोगों के लिए यह योजना है। इसलिए आपके चयनित अल्पसंख्यक में आपके कौन कौन, तो सुनो, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन, बौद्ध और पारसी। ठीक है, ये 6 आपके अल्पसंख्यक हैं। उन सभी अल्पसंख्यकों के जो छात्र हैं, उन सभी छात्रों को मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम के तहत उनको फेलोशिप दी जाती है। क्लियर साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 76, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। पहले होता क्या है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, तो सुनो, जो आप एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आपके आंतरिक अशांति से जूझ रहे हैं। ठीक है, यानी आंतरिक अशांति जो आपके एक युद्ध के रूप में, एक छोटा छद्म युद्ध आप समझ लो, एक छोटा युद्ध समझ लो, उससे ग्रसित क्षेत्र है। उन क्षेत्रों के विकास के लिए आपके सरकार के द्वारा एक प्लान लाया गया। उस प्लान को कहते हैं इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। अब प्रश्न ये है कि ये इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जो है, यह प्लान किन क्षेत्रों के लिए है, यानी आपके अशांत क्षेत्रों के लिए तो है, किंतु किस अशांत क्षेत्र के लिए? क्या वह सूखा अशांत क्षेत्र के लिए है, आतंकवाद अशांत क्षेत्र के लिए, या वामपंथी अतिवाद अशांत क्षेत्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जो है, यह आपके वामपंथी अतिवाद यानी नक्सलवाद जो है, ठीक है, नक्सलवाद प्रभावित जो क्षेत्र है, आपने देखा हो ना, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, ठीक है, ये आपके नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। चूंकि ये अशांत क्षेत्र हैं, तो उन अशांत क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार ने इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान को लॉन्च किया था। क्लियर? तो आर्टिकल 76 का राइट आंसर सी वाला हो गया। क्लियर साथियों? अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 77 की। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए? पर राष्ट्र, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने एक योजना को लॉन्च किया है और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आपके अल्पसंख्यक जो हैं, और अल्पसंख्यक आपको मैं बता चुका हूं कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं और कौन कौन अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की योजना प्रधानमंत्री ने करी है, इसलिए इस कार्यक्रम को कहते हैं प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम। तो प्रश्न क्या है, किसके लिए है? तो राइट आंसर हो गया आपके अल्पसंख्यकों के लिए है 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जिनमें उनके विकास, उनके शिक्षा, उनके रोजगार, उनका जो कौशल है, उनके विकास आदि के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 78 पर। 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्माताओं ने हिंदी को किस स्थिति प्रदान करने का फैसला किया है? यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को कौन सी स्थिति प्रदान की है? कि भारत की राष्ट्रीय भाषा? क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को प्रदान किया है, हिंदी को घोषित किया है? तो दोस्तों ये कथन गलत है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। भारत की आधिकारिक भाषा, तो आपकी भारत की आधिकारिक भाषा भी नहीं। संघ की आधिकारिक भाषा, बिल्कुल संघ की आधिकारिक भाषा आपकी यह राइट आंसर होगी। ठीक है, जबकि डी वाला भी ऑप्शन गलत है। याद रखना, संघ में भारत तथा सभी राज्य आ जाते हैं, तो संविधान में भारत को संघ कहा गया है। तो इस अनुसार आपके संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया था। तो प्रश्न क्रमांक 78 का राइट आंसर सी वाला होगा। ठीक है, अब चले, अब बात करेंगे हम 79। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों होता है आपका प्रधानमंत्री। राइट आंसर प्रधानमंत्री यानी ए वाला इसका राइट आंसर होगा। चले जी, अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 80 और आज के सेशन यानी आज की क्लास का यह आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, ठीक है, हमें ध्यान देना है। भारत का संविधान, दूसरी कंडीशन, संसद द्वारा कानून, ठीक है। अब परिस्थिति देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। बंधुआ श्रम, बंधुआ श्रम का मतलब आप सबको पता है, बंधुआ मजदूरी बंद हो गई, पहले चलती थी ना, ठीक है, कि एक ठाकुर हुआ करता था, वो अपने घर में मजदूरों को एक बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करता था, जिसके तहत वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यहीं पर काम करेगा, दूसरे के यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसमें शोषण होता था, उसे कहते हैं बंधुआ श्रम। की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? यानी जो बंधुआ श्रम है यह एक समस्या है, इस समस्या के बारे में हमें जानकारी कौन देता है? क्या भारत का संविधान देता है या संसद द्वारा कानून देता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत का संविधान भी हमें बंधुआ श्रम की समस्या के बारे में जानकारी देता है और संसद का कानून भी हमें इसकी जानकारी देता है। तो इस अनुसार से आपका 1 और 2 राइट आंसर होगा। तो 80 का राइट आंसर सी वाला। क्लियर साथियों? तो प्रश्न क्रमांक 80 का राइट आंसर सी, 1 और 2। चले जी साथियों, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने इस क्लास में 80 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन के साथ 80 क्वेश्चनों को समाप्त कर दिया है, आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो मेरे साथियों, मैं एक बार फिर से आप लोगों से जाते जाते यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज को मैं लॉन्च करने वाला हूं। तो बस आप मुझे ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप मेगा सीरीज में जो इंडियन ज्योग्राफी है उसकी क्लास आप कितनी बजे से पढ़ना पसंद करेंगे, ताकि मैं आपके मतानुसार समय फिक्स कर सकूं और उस समय पर हम इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की श्रृंखला को शुरू करें और उसको अच्छे से पढ़ें। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और दूसरी बात, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है और एक शेयर भी बनता है। जो मेरे नए साथी हैं और पुराने साथी जिन्होंने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी बनता है और बेल आइकन को प्रेस करना भी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अधिकांश रूप में लोग यहाँ पर इन वीडियो को देखने चाहिए, आप लोग हमारी मदद कीजिए। और एक बार फिर से कहूँगा दोस्तों कि 3 वीडियो के PDF हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग की लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप सभी लोग उन PDF को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो का PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।